Hello students, a very warm welcome to you all to today's class. Today we're going to discuss about the second part of yesterday's class, that is principles of inheritance and variation का second part start करने वाले हैं। कुछ जो होमवर्क्स मैंने दिए थे उसी से स्टार्ट करेंगे आज के क्लासेस को। ओके, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और आपको रेगुलर नोट्स मिलते रहेंगे बोथ 11th 12th के। ठीक है, तो आज का जो क्लास है सेशन के एंड तक बने रहिए और हम पहले होमवर्क से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में गैमेट फॉर्मेशन सिखाया था आपको, तो गैमेट को कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये दो मूल मंत्र को याद रखेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। कोई भी क्वेश्चन कितना भी लंबा क्वेश्चन हो आप गैमेट्स निकाल पाओगे। ठीक है, अगर हम बात प्योर होमोजाइगस की करें, जब प्योर की बात करें तो या तो ये या तो स्मॉल स्मॉल। तो प्योर क्या था, आइडेंटिकल एलील प्रेजेंट होंगे ऑन बोथ द क्रोमोसोम। ठीक है, आइडेंटिकल, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया। अगर प्योर की कहें, अगर हेट्रोजाइगस की बात करें तो दिस इज द हेट्रोजाइगस, दैट मीन्स एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी होगा दूसरे पे स्मॉल टी होगा। क्लियर है, ये क्लियर होगा तो आप क्वेश्चंस कर लेंगे। देखिए, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो आपको हेट्रोजाइगस काउंट करना है। 2 टू द पावर n 1 है। ठीक है, ओके, 2 होगा, 2 गैमेट्स फॉर्म होंगे। ओके, क्लियर है। इसमें देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तब इसमें गैमेट्स क्या होगा, 2 टू द पावर n, 2 हेट्रोजाइगस है तो 2 स्क्वायर हो गया। यहाँ एक हेट्रोजाइगस है 1 हो गया। ठीक है, एक्चुअली वेट, ठीक है, एक हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो 1 है। क्लियर है, यहाँ 2 हेट्रोजाइगस है 2 स्क्वायर 4। हम इसको फोकलाइन मेथड से भी कर सकते हैं, ये फोकलाइन मेथड है। ठीक है, कैपिटल आर से इन दोनों को क्रॉस कराना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर से इन दोनों को क्रॉस करवाना। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 ये 4 गैमेट्स फॉर्म हुए। क्लियर है, बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हैं। ये अगर मूल मंत्र याद रखेंगे तो आपको सिर्फ हेट्रोजाइगस वाला काउंट करना। अगर प्योर है, देखिए ये प्योर है ये इम्प्योर है, एक ही है ना इम्प्योर, तो प्योर वाला पार्ट के लिए क्या होगा, प्योर वाला पार्ट हमें नहीं इंक्लूड करना, 1 रहेगा। और ये इम्प्योर है तो 1 है, 2 टू द पावर n मीन्स 1। ठीक है, ओके। अगर आप हम बात करते हैं इसकी, ये देखिए 1 2 3, 2 टू द पावर 3 होगा क्योंकि ये तीनों ही हेट्रोजाइगस है, 1 2 3, दैट मीन्स 2 क्यूब 8। इसकी बात करें तो कैपिटल है कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल ई, सारे प्योर हैं। ठीक है, ए बी सी डी सारे के सारे प्योर है, तो प्योर के लिए क्या होगा, 1 होगा, 1 टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्म होंगे। अगर इम्प्योर है तो ही उसको हमें काउंट करना है, दैट मीन्स हेट्रोजाइगस के लिए। क्लियर है, वेरी मच क्लियर। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे, या तो आप इस फॉर्मूला से बैठाइए या तो आप फोकलाइन मेथड से भी कर सकते हैं। दीज आर द 2 मेथड्स यू कैन अप्लाई व्हाइल कैलकुलेटिंग द गैमेट फॉर्मेशन। क्लियर है, चलो अब आज का क्लास पढ़ते हैं। मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि जो मैंडल्स लॉ था उसके बारे में आज हम वन जेन इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो साइंटिस्ट का नाम क्या था, ग्रेगोर मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी के ऊपर। ठीक है, और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 7 इयर्स, अपने लाइफ के 7 साल दिया था, तब जाके कुछ एक नतीजे पे पहुंचे थे। फिर भी जो साइंटिस्ट थे, थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, साइंटिस्ट ने उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया था बिकॉज वो पहली बार उन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक अप्लाई किया था बायोलॉजी में, जो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ये हो नहीं सकता है। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को जो मेंडल साहब ने किया था, इसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया दूसरे साइंटिस्ट ने, तब उन्हें पता लगा कि मेंडल वाज वेरी मच राइट, वो सही थे अपने जगह पे। तब जाके उनके काम को पब्लिश हुआ जब वो खत्म हो गए। उनके काम को पब्लिश किया क्योंकि उनके काम को वापस रीवेरीफाई हुआ, दूसरे साइंटिस्ट आके उनके रीवेरीफाई किए, तो पता चला कि मेंडल वाज एग्जैक्टली राइट, वट एवर ही डिड वाज वेरी मच राइट। तो इस वजह से इस एक्सपेरिमेंट का नाम जो है मेंडल्स लॉ कहा जाता है, क्योंकि ग्रेगर मेंडल जी के नाम पे रखा गया था। ठीक है, तो बहुत ही फर्स्ट टाइम जो है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक जो है बायोलॉजी में अप्लाई किया था। किसने किया था, मेंडल साहब ने किया था। अब ये गार्डन पी को क्यों उन्होंने सेलेक्ट किया था, उस रीजंस को पढ़ते हैं। चलिए, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, जो मेन रीजंस था जो उन्होंने गार्डन पी को ही सेलेक्ट किया था,
सबसे पहले पी हैज मेनी डिस्टिंक्टिव ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स क्लियर कंट्रास्टेंटेड। पी के पास वेरी मच क्लियर जो डिस्टिंक्ट ट्रेट्स हैं, ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, बहुत सारा सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, मटर जो होता है उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और उनका जो लाइफ साइकिल होता है पी का, एक सीजन में कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा जो मटर मटर सबसे ज़्यादा जो है ठंडियों में बिकती है। बाकी जो होल होल ईयर जिन जो मिलता है वो फ्रोजन मटर होता है, लेकिन जो सीजन होते हैं, एक सीजन में जो है ये लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो उनको जो है ना लार्ज नंबर ऑफ सैंपल मिल गया था जिससे वो एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने पी प्लांट को ही चूज किया था, नॉट अदर प्लांट। दूसरी तीसरी बात, दे शो सेल्फ पॉलिनेशन सो देयर ट्रू ब्रीडिंग। उनके पास सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकते थे उस प्लांट का। सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया है, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, अब जाके देख लीजिएगा मेरा वीडियो लेक्चर। और उसे कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग। दैट मीन्स जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था अभी प्लांट के ऊपर, वो ट्रू ब्रीडिंग शो करते हैं। दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, और यू कैन से बड पॉलिनेशन। ओके। और बहुत ज़्यादा इजी था उनके लिए उस पी फ्लावर्स को क्रॉस पॉलिनेट करवाना। और जो हाइब्रिड्स जो उन्होंने जब जब उन्होंने क्रॉस पॉलिनेट करवाया पी प्लांट्स को, तो जो हाइब्रिड्स मिले थे वो फर्टाइल थे, ठीक है। दैट मीन्स वो हाइब्रिड्स जो उनको मिले उससे वो और भी सेल्फ क्रॉस करा के और भी प्लांट्स पी प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते थे। तो इसका एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनका ये था कि जब उन्होंने क्रॉस पॉलिनेट करवाया पी प्लांट्स को, तो जो हाइब्रिड मिले उन्हें वो भी फर्टाइल थे, वो इनफर्टाइल नहीं थे, वो फर्टाइल थे, वो भी फिर से रिप्रोड्यूस करके वापस से जो है पी प्लांट प्रोड्यूस कर सकते थे, ठीक है। तब मैंडल ने क्या किया था, उन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट किया था थ्रू ब्रीडिंग पे लाइन्स को लेके। A true breeding line is one that having undergone continuous self pollination shows the stable trait inheritance and expression for several generation। इसका मतलब ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, जब उन्होंने कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन, बहुत सारे सेल्फ पॉलिनेशन जब उन्होंने दिखाया देखा पी प्लांट में, तो उनको क्या मिला, स्टेबल इनहेरिटेंस मिला। और वो एक्सप्रेशन जो है वो बाकी सारे जनरेशन में भी देखते रहे। जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, कई सारे जनरेशन उन्होंने उन्होंने क्रॉस पॉलिनेट करवाया और 7 साल तक इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया। और उन्होंने ये पाया कि जो अभी ट्रू ब्रीडिंग करवाया जा रहा है तो स्टेबल ट्रेट, जिस ट्रेट है वो स्टेबल मिल रहा है और वो इनहेरिट कर रहे हैं, वो आगे बढ़ा रहे हैं, सेवरल जनरेशन तक वो जो ट्रेट्स है उसको लेके जा रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण था मैंडल का पी प्लांट को चूज करना, ठीक है। तो ये देखिए, ये प्योर है, प्योर है। इस प्योर को अगर हम गैमेट्स निकालें क्या होगा, कैपिटल टी, ठीक है। इसका टी होगा और इसका टी होगा, तो फर्टिलाइज करेंगे तो कैपिटल टी। सो ये जो होगा टोटल जो गैमेट फॉर्म होगा अगर हम इसकी क्रॉस करवाए तो। और मेंडल जी ने क्या कहा था, उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट को लिया था इन पेयर्स, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि कंट्रास्टिंग ट्रेट जो हमेशा पेयर में ही रहते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया, ठीक है। तो पी प्लांट वैरायटीज को उन्होंने लिया और वे सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, सिर्फ एक कैरेक्टर को छोड़ के उन्होंने कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को लिया था, जो कि ये है, ये ट्रेट्स है जो आपको याद रखना है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये 7 जो है कंट्रास्टिंग पेयर्स, ट्रेट्स, कैरेक्टर्स साथ हैं लेकिन ट्रेट्स जो है पेयर में रहेगा, हमेशा याद रखना, ट्रेट्स जो है वो हमेशा पेयर में रहेगा, ठीक है। अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो उन्होंने पी प्लांट को लिया था, तो उसी पी प्लांट के कैरेक्टर को देखते हुए कि स्टेम की हाइट कैसी है, चाहे वो टॉल है या वो छोटा है, फ्लावर का कलर कैसा है, वो वायलेट है या वाइट है, फ्लावर की पोजीशन क्या है, एक्सियल है, टर्मिनल है, पोड शेप क्या है, इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रक्टेड है, पोड की कलर क्या है, ग्रीन है, येलो है, सीड का शेप क्या है, क्या वो राउंड शेप का है, क्या वो रिंकल शेप का है, सीड का कलर कैसा है, क्या वो येलो है, क्या वो ग्रीन है। तो ये सारे जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है, 7 पेयर्स जिसको कह सकते हैं, दैट मीन्स 14 कंटेस्टिंग ट्रेस जो है मैंडल ने स्टडी किया, स्टडी करके जो ऑब्जर्वेशन आया अब उसको पढ़ेंगे, ठीक। चलिए देखिए उन्होंने क्या किया, ये कैरेक्टर उन्होंने स्टडी किया मैंडल साहब ने। सीड शेप कैसा, या तो राउंड या तो रिंकल्ड, सीड कलर कैसा, येलो या तो ग्रीन, सीड कोट कलर कैसा, कलर्ड या वाइट, पोड शेप कैसा, इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड, पोड कलर कैसा है, ग्रीन येलो, फ्लावर पोजीशन क्या, एक्सियल टर्मिनल, स्टेम लेंथ कैसा, या तो लंबा या तो छोटा। तो ये सारे जो है ना मैंडल जी ने
कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही कैरेक्टर को उन्होंने स्टडी किया था। ओके, क्लियर है अबाउट दिस? उनके बारे में यही था, यही ये बहुत ध्यान रखना है कि उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स को लेकर स्टडी किया पी प्लांट में, उसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तब अब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की बात करते हैं, उसी को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेंडल जी ने क्या किया, उन्होंने ये पी प्लांट है, ठीक है, फ्लावर है, फ्लावर से ही तो सब कुछ, फ्लावरिंग प्लांट है तो रिप्रोड्यूस करते हैं ना। ठीक है, तो ये पेटल है, दिस इज स्टिग्मा, एंथर, स्टेमेन, कार्पेल। उन्होंने क्या किया, पेरेंट लिया, ये फीमेल है और ये मेल है, ये मेल पेरेंट, ये फीमेल पेरेंट। क्लियर है? तो उन्होंने क्या किया, फीमेल पेरेंट से एंथर को रिमूव करके और मेल का जो सेम प्लांट, सेम ही प्लांट है, पी प्लांट था, उन्होंने मेल प्लांट से क्या किया, पॉलिनेशन करवाए, एंथर को जाके यहाँ स्टिग्मा पे उन्होंने लैंड करवा दिया। पॉलिनेशन का तो काम यही होता है ना, एंथर जो है वो स्टिग्मा पर लैंड होता है, पॉलिनेशन ट्रांसफर किए, पॉलिन को ट्रांसफर किया उन्होंने, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करवाया। उसके बाद उन्होंने फिर जब स्टिग्मा पे लैंड होगा, उसके बाद क्या होगा, वो पॉलन पहुंचेगा एग के पास, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट होगा, फिर सीड बनेगा। ठीक है ना, एम्ब्रायो बनेगा, सीड। तो ये क्या है, सीड बन गया। किसका सीड है, पी का सीड है, क्योंकि उन्होंने जो पॉलिनेशन करवाया वो पी प्लांट को लेके करवाया, उनको पी सीड्स मिल गए। अब ये देखो वैरायटीज 3, 4, 5, 6, तो इस तरीके के सीड्स मिल गए, है ना। तो अब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन होता है व्हेन वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जब एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम स्टडी करेंगे, दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसी को कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। एनसीईआरटी में भी यही चीजें लिखी हुई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वही चीज को मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने दो सेट ऑफ जीन लिया था, पेरेंट प्लांट जिसको डिप्लॉयड होगा ट्वाइस एन, ठीक है, तो दैट इज प्लांट का कैरेक्टर होगा पेरेंट प्लांट, और डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट उन्होंने लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो डोमिनेंट ट्रेट था दैट इज टॉल प्लांट, टी इसको रिप्रेजेंट करेंगे होमोजाइगस प्योर, और ये होमोजाइगस इम्प्योर, होमोजाइगस प्योर, ये भी प्योर ही है, स्मॉल टी। एक टॉल था एक ड्वार्फ था, तो टॉल डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, रिसेसिव को ड्वार्फ। क्लियर है? जब म्यूसिस की सेल डिवीजन हुई, तब म्यूसिस पहले तो ट्वाइस एन था, लेकिन अब क्या एन हो गया, क्योंकि क्या हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ, जो कि पिछले क्लास में मैंने कहा था। तो हम ये गैमेट जब फॉर्मेशन कर रहे हैं तो रिडक्शन हो जाएगा, ट्वाइस एन से एन हो गया, बोथ केसेस में कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इन दोनों को, जब गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, तो गैमेट कैसा फॉर्म हुआ, टाइप्स ऑफ गैमेट, प्योर था, एक ही गैमेट फॉर्म हुआ, प्योर था, जैसे कि मैंने कहा था प्योर में एक ही गैमेट फॉर्म होगा, इम्प्योर को आपको काउंट करना है। ठीक है, और जबकि ये प्योर है, होमोजाइगस प्योर है, तो ये क्या होगा, इनमें एक ही गैमेट फॉर्म होगा, दिस इज द गैमेट। अब इस गैमेट को उन्होंने क्या किया था, फर्टिलाइजेशन करवाया था, क्योंकि गैमेट के बाद तो फर्टिलाइजेशन का ही प्रोसेस है, जाइगोट होगा फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया था, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाया, दिस इज फर्टिलाइजेशन, और इसी को कहते हैं F1 जनरेशन, दैट इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इसको कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्लियर है? तो फर्टिलाइजेशन करवाया उन्होंने, फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये फिनोटाइपिक, जो फिनोटाइप मतलब बाहर की, बाहरी अपीयरेंस, कैसे दिखे वो प्लांट, ठीक है ना। तो उसके बाद जाइगोट फॉर्म जब हुआ तो ट्वाइस एन हो गया। तब मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक ही पेरेंट, इनमें इससे यही दिख रहा है कि ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है स्मॉल टी के ऊपर, स्मॉल टी को सप्रेस कर रहा है। दैट मीन्स उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन में एक ही पेरेंट जो कैपिटल टी वाला, यही जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, स्मॉल टी सप्रेस हो जा रहा है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया उन्होंने, F1 जनरेशन को, ये जो F1 जनरेशन पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनको उन्होंने सेल्फ क्रॉस करवाया, सेल्फिंग करवाया, इन दोनों में ही कैपिटल टी स्मॉल टी जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट फॉर्म हुआ, उनके उन्होंने वापस से उसको सेल्फ क्रॉस करवाया। उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, सेल्फिंग ऑफ दिस, मतलब ये फर्स्ट F1 जनरेशन से मिला है हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी को उन्होंने क्या किया, सेल्फ क्रॉस करवाया, और उसी को क्या कहते हैं, सेकंड फिलियल जनरेशन। ओके, क्लियर है? देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों को क्या किया, वापस उन्होंने सेल्फिंग कराया। ठीक है, सेल्फ क्रॉस करवाया तो ये इम्प्योर है,
ये भी इम्प्योर हेटेरोजाइगस है। तो ट्वाइस 2 to the power n 2 to the power 1 टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ गैमेट जब फॉर्म हुए तो कैपिटल टी स्मॉल टी एन एन। क्लियर है। तो ये जो है इसके लिए भी, दोनों के लिए, ये दोनों के लिए मैंने अलग अलग गैमेट फॉर्मेशन दिखाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर्म होगा क्योंकि एम्प्योर है। सो एम्प्योर के केस में ये फॉर्मूला लागू होगा, 2 to the power n, that means 2 to the power 1, one gamete impure है, the capital T small t, so these are the F2 offspring। अब सेकेंड फीलियल जनरेशन में उनको ये मिला। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको पुनेट स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया। पुनेट, दिस इज द पुनेट स्क्वायर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये जो गैमेट मिला हमें कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों, इन दोनों को उन्होंने बताया, दिखाया कि जीनोटाइपिक कितने रेशियो बन रहे हैं, फिनोटाइप्स कितने बन रहे हैं, टॉल कितना हो रहा है, ड्वार्फ प्लांट कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या किया, इस टी को इस टी के साथ क्रॉस करवाया गया, दिस इज कैपिटल टी, फिर इस टी को इसके साथ क्रॉस करवाएं, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस टी स्मॉल टी को कैपिटल टी से क्रॉस करवाएं, दिस, और स्मॉल टी से स्मॉल टी को क्रॉस कराएं। अब दिख रहा है आपको कैपिटल टी, जैसे कि टॉल है, डोमिनेंट है, तो ये टॉल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी में स्मॉल टी बेचारा सप्रेस हो गया है, कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो ये भी टॉल हो गया। तीसरा देखिए, यहाँ भी सेम केस बन रहा है, कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी सप्रेस हो रहा है। अगर स्मॉल टी की बात करें तो ये क्या है, ड्वार्फ है, क्योंकि स्मॉल टी ही डोमिनेंट है इसमें, तो ये ड्वार्फ प्लांट है। इस तरीके से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो टॉल प्लांट है, एक दो तीन, टॉल कितने हैं, तीन, बिल्कुल बाहर से दिख रहे हैं, लंबे लंबे हैं। ठीक है, और जो ड्वार्फ है वो एक ही है। अगर रेशियो निकाला जाए तो 75% उस प्लांट में, 75% जो प्लांट होगा वो टॉल होगा, और जो 25% बचेगा वो ड्वार्फ होगा। इस तरीके से हम रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, 3/4 इंटू 100। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है इसको, 1/4 इंटू 100, इस तरीके से परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है पुनेट स्क्वायर के बारे में, उन्होंने कैसे उसको क्रॉस कराया, F2 ऑफस्प्रिंग्स कैसे आए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन ऑफ F2 ऑफस्प्रिंग में कितने मिले थे हम लोग को, 1 2 3 4, 4 मिले थे। क्लियर है। तब उन चारों में हम देखेंगे कि फिनोटाइप कैसे दिख रहे थे। फिनोटाइप या तो टॉल, या तो डॉट, या तो लंबे थे या छोटे प्लांट थे। अगर जीनोटाइप की बात करें तो तीन दिखे थे हमें। ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर हम जीन लेवल पे, अगर उसका जीन लेवल पे देखे जाए तो ये देखने को मिला था कि एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, और फिनोटाइप बताया जाए तो एक लंबा एक छोटा। हम बाहर से देखें तो देख के ये बता सकते हैं एक प्लांट लंबा है, एक प्लांट छोटा है। अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब अगर हम बाहर से ओवरऑल अपीयरेंस जिसको कह सकते हैं, उस प्लांट के अपीयरेंस कैसा है, तो वो कैसा होगा, बाहर से ही दिख रहा है ना, हमें दिख रहा है आपको 1 2 3, तीन टॉल एक ड्वार्फ, तो तीन टॉल एक ड्वार्फ, तो रेशियो क्या होगा, 3:1। अब जीनोटाइपिक रेशियो, जब जीनोटाइप की बारी आई तो एक टॉल दिखा, और दो जो है ऐसे हैं जो अगर हम जीन लेवल पे देखा जाए, ठीक है, अगर ये डोमिनेंट नहीं है, ये रिसेसिव है और ये सप्रेस है, फिर भी ये हम एग्जैक्टली ये टॉल पे नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम जीनोटाइप रेशियो पे जाएंगे, जीन लेवल पे स्टडी करेंगे, तब ये कितना होगा, 2 हो गया, और ये एक ड्वार्फ हो गया। दैट मीन्स 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। क्लियर है अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलिए अब देखिए, जब प्योर टॉल की बात आई, जब हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात कर रहे हैं, हम कैसे उसकी परसेंटेज निकालेंगे, 1/4। ठीक है, 25%। अगर हम इम्प्योर टॉल, प्योर टॉल की मतलब हुआ दोनों ही कैपिटल टी है, प्योर है, इम्प्योर है, स्मॉल टी आ गया, रिसेसिव आ गया यार, तो ये इम्प्योर हो गया। तो दैट मीन्स 50% जो है इम्प्योर था, दैट मीन्स 2/4 इंटू 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप 50% होगा। अगर वन डॉफ है, दैट मीन्स वन मतलब 1/4 इंटू 100, दैट मीन्स 1/4 इंटू 100 क्या हुआ, 25%। तो इस तरीके से अगर आपको एग्जाम में आए, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज पे क्वेश्चन आए तो परसेंटेज निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से आप पुनेट स्क्वायर बना के क्रॉस करवा सकते हैं, एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो कोई भी क्वेश्चन आएगा, मुझे पता है, इतना कॉन्फिडेंट है कि आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी बुक से है। ये डायग्राम में क्या बता रहे हैं, देखिए टॉल है, डॉफ प्लांट है। जब F1 जनरेशन की बात करें
तो टॉल मिला था हम लोगों को। फिर उन्होंने क्या किया था, दोनों टॉल प्लांट को सेल्फ क्रॉस करवा दिया था, तब उनको क्या मिला था, 3 टॉल मिला था, 1 डॉफ। अगर हम फिनोटाइप्स की बात करें तो 3:1 रेशियो मिला था। अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो 1:2:1 रेशियो था जीनोटाइपिक रेशियो। क्लियर है? तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, ये भी एनसीईआरटी बुक में है। हम पुनेट स्क्वायर की बात अगर करें, दिस इज पुनेट स्क्वायर, जो कि मैंने अच्छे से बता दिया आप लोगों को। देखिए, टॉल और डॉफ गैमेट्स बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इनको क्रॉस करवाया उन्होंने, दिस मिला कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। जब उन्होंने सेल्फिंग करवाई तब ये उनको गैमेट्स मिले। गैमेट्स क्या क्या मिले, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये मिला उनको 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो, और फिनोटाइपिक में 3 टॉल मिले और एक डॉफ मिला, 3:1। तो इसी को जो उन्होंने बहुत अच्छे से डायग्राम वे में फिनोटाइपिक आई मीन पुनेट स्क्वायर को एक्सप्लेन किया है इन योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, उसी को मैंने जो ये डायग्राम आपको बना के दिखाया है, ये सेल्फिंग करवाया उन्होंने, पहले उन्होंने फर्टिलाइजेशन करवाया, उसके बाद उसी प्लांट को सेल्फिंग करवाया, वापस से सेल्फ क्रॉस करवा के उन्होंने F2 जनरेशन दिखाया, फिर उसको पुनेट स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया, फिर कितने परसेंटेज ऑफ प्लांट टॉल है, कितने परसेंटेज ऑफ प्लांट डॉफ है ना, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है ना। तो ये सारी चीजें जो है मेंडल साहब ने बताया था, जो कि इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन में मैंने कवर किया। अब हम 2 जीन को लेकर इनहेरिटेंस करेंगे, जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और बहुत सारे होमवर्क भी देंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा बताइएगा। कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं, ताकि कोई भी डाउट हो मैं आपको पोस्ट कर दूं, कि वापस से आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, तो इस तरीके से मेंडल साहब ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली उन्होंने मैथ्स का एप्लीकेशन अप्लाई किया था, स्टेटिस्टिकल लॉजिस्टिक चीज़ें उन्होंने अप्लाई की थी जेनेटिक्स में, और वही चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ऑलरेडी मेंडल ने उसको अपना 7 साल दिया और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कंप्लीट किया। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक था। विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।